ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो हमें बता रही होती है कि शन के साथ उसकी शादी उसके फैमिली के बड़ों की वजह से हुई और ब्लाइंड डेट की थर्ड मीटिंग के बाद ही दोनों ने अपनी मैरिज सर्टिफिकेट ले ली और साथ ही वेडिंग नाइट स्पेंड की। और फिर सूजी बताती है कि शादी के 10th डे पर वो अब्रॉड चली गई और वहाँ पर ही उसके ट्विंस बेबी हो गए और इन बच्चों के बारे में शन को पता भी नहीं है। फिर ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और सूजी जो है अब्रॉड से वापस अपने कंट्री आती है, पर कुछ डिज़ास्टर की वजह से वो यहाँ हॉस्पिटल में होती है। उसके भी हाथ में चोट लगी होती है और पेशेंट्स को लाया जा रहा होता है। तभी सूजी शैन को इस बारे में बताने के लिए कॉल लगाती है, पर शैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और इसे कॉल पर कह देता है कि तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, तो अब क्या हुआ? कंट्री में आने के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड की याद आ गई? सूजी कहती है कि मेरी बात सुनो। तो फिर शैन गुस्से में कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाइफ की बात सुनने वाला मैन हूँ? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो वैसे भी कोल्ड वॉर में थे ना, तो अगर मैं बात कर लूँगा तो ये वॉर कैसे ख़त्म हो जाएगी? ऐसा बोलकर शैन सूजी का कॉल कट कर देता है। सूजी जब यहाँ वार्ड में आती है तो वो देखती है कि टीवी में उसके हस्बैंड शैन के बारे में न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि शैन कोई हॉस्पिटल गया हुआ था किसी एक्ट्रेस और उसके बच्चे से मिलने के लिए। तभी इतने में नर्स सूजी से पूछने लगती है कि क्या उसने अपने हस्बैंड को कॉल कर ली और वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो सूजी बताती है कि वो टीवी में ही दिख रहा है। तो नर्स कहती है कि अच्छा, तो आपका इंटरनेट वाला हस्बैंड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप जैसी कूल और इंटेलिजेंट गॉडेस लड़की का ऐसा हस्बैंड होगा। तो एक और लड़की जो यहाँ पेशेंट होती है वो कहने लगती है कि आखिर कौन नहीं चाहेगा इतना हैंडसम हस्बैंड, मैं भी चाहूँगी। तो उसकी फिर मॉम उसे समझाने लगती है कि इसका बस फेस हैंडसम है, लेकिन है ये बहुत ही प्ले बॉय लड़का, इससे शादी करना मतलब कि ज़िंदगी को नाइटमेयर बनाना। तो सूजी ये सुन रही होती है। फिर नर्स उसे बताती है कि आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती है। इसके बाद सूजी अपने घर आ जाती है। रात में फिर जैसी वो नीचे आती है तो शैन को देखकर पूछ लेती है कि क्या तुमने खाना खाया? तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ, अब तुम अपने हस्बैंड की केयर कर रही हो, लेकिन तुम्हारा तो केयर ऐसा है कि जैसे तुम मुझे सड़क का डॉग समझ रही हो, ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो सूजी सोचने लगती है कि ऐसी फ्लैश मैरिज जिसमें कोई प्यार ही ना हो, उसमें चाहे 5 साल लगा दो, 10 साल लगा दो या पूरी ज़िंदगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शैन कहता है कि क्या हुआ, अब 5 साल बाद हम मिल रहे हैं तो तुम्हारे पास कोई वर्ड्स नहीं है मुझे बोलने को? सच में मैंने आज तक ऐसे मैरिड कपल नहीं देखा जो कि बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हें भूख लगी है ना, मैं कुछ बना देता हूँ। तो सूजी उसे कह देती है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, पर शैन उस बात को इग्नोर करके कहने लगता है कि तुम क्या खाओगी, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पैनकेक बना दूँ? तो सूजी को याद आ रहा होता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही जब वो काम पर गई थी और अपने लिए पैनकेक खरीद रही थी, तभी वहाँ पर शैन उसे मिलने आया था और उसे कह रहा था कि क्या उसे पैनकेक इतना पसंद है कि वो खाने स्किप करके ये खा रही है, और फिर वो उसके लिए वो बनाना सीखता भी है। फिर सूजी तैयार होकर यहाँ वापस रूम से आती है और उसे उसके बेटी का मैसेज आया होता है और वो पूछ रही होती है कि मम्मी अभी तक आप आई क्यों नहीं। तभी फिर शैन पूछने लगता है कि तुम इतना तैयार होकर कहाँ पर जा रही हो? तो सूजी बताती है कि बाहर जा रही हूँ। तो शैन कहता है कि बाहर जा रही हो या फिर चीटिंग करने जा रही हो, ऐसे कौन तैयार होकर जाता है? तो सूजी कहती है कि इसमें क्या तैयार होना है? तो शैन कहने लगता है कि तुम कितनी वाइल्ड तरीके से तैयार हुई हो, ऐसे तुम्हें नहीं तैयार होना चाहिए, तुम्हें अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। क्या कभी तुमने देखी हो कि मैं ऐसे तैयार होकर बाहर जाता हूँ? तो सूजी कहती है कि तुम्हें जैसे तैयार होकर जाना है वैसे जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पूरा शर्ट खोल के भी जाओगे तो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर सूजी अपने फ्रेंड जाओ के घर पे जाती है और जाओ की ग्रैंड माँ यहाँ पर सूजी को कह रही होती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ बीचिंग में स्कूल डालेगी, तो फिर अगर उसके हस्बैंड को पता लग गया तो फिर, क्योंकि आखिर वो जैसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, उन्हें तो अपना वारिस चाहिए, तो वो उसके बच्चों को छीन लेंगे। तभी जाओ कहता है कि फिक्र मत करो, दोनों बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने और पिक करने जाया करूँगा, ऐसे फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो शाह कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, डैडी ने अगर मुझे पकड़ लिए ना तो मैं सिस्टर को तो पहला नंबर भेज दूंगा और मैं उनके सारे पैसे खर्च करवा दूंगा। तो शीन कहने लगती है कि भाई ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग मिलकर ऐसे ही करेंगे। तो ये सुनकर फिर ग्रैंड माँ और जाओ भी हंसने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपना हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि कोई और नहीं वही एक्ट्रेस है लिन, जिसके साथ शेन की गर्लफ्रेंड होने का रूमर फैला हुआ है। वह यहाँ सूजी से मिलकर कहने लगती है कि तुम तो मेरे बारे में जानती होगी, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला। देखो अगर तुम्हें कोई भी रूमर सुनने को मिले ना तो तुम ना उन पे बिलीव मत करना। तो सूजी उसे कहने लगती है कि उसने एक पेशेंट की जगह लेकर आ गई है जिसमें वो किसी बच्चे का चेकअप कर सकती थी।
तो फिर वो कहती है कि मुझे ऑफ कोर्स पता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं तो उल्टा अपनी कज़िन को लेकर आई हूँ, उसका बच्चा बीमार है। और फिर लिन की कज़िन यहाँ पर आकर झूठा बीमार होने का चीज़ें बता रही होती है कि उसके बच्चे की क्या कंडीशन है, पर वो इतना बेकार सा रीज़न बनाती है कि सूजी को बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चे को लेकर आई हो, तो वो बच्चे को भी नहीं लेकर आई होती है। सूजी कहती है कि अगर सच में बच्चा बीमार होता तो तुम उसे लेकर आती, नेक्स्ट बार लेकर आना। और फिर वो नर्स से कहती है कि नेक्स्ट बच्चे को बुलाओ। तो फिर नर्स यहाँ पर सिलिन की कज़िन को चिल्लाने लगती है कि उसे क्या अपने बच्चे की पड़ी नहीं है जो बच्चे को ही नहीं लेकर आई है, तो फिर यहाँ पर आके क्या ही फ़ायदा है। तो फिर यहाँ पर लिन जल्दी से सूजी से सॉरी बोलती है और अपनी कज़िन को लेकर चली जाती है। फिर सूजी को उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है और वो उसे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर पे बुला रही होती है। फिर सूजी जब यहाँ पहुँचती है तो शेन की मॉम उसे कह रही होती है कि अब वो अब्रॉड से फाइनली वापस आ गई है तो शेन के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जितना अब उसका काम ज़रूरी है उतना फैमिली भी ज़रूरी होती है। तो सूजी इस पर हाँ बोलती है। फिर लोग जब डिनर करने बैठते हैं तो यहाँ पर दो अंकल्स अपने बेटे और बेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि शेन की कज़िन है। वो पहले शादी के लिए नहीं मान रही थी क्योंकि लड़का 10 सालों से बड़ा था, पर फिर मान गई और फाइनली अब वो दोनों खुश हैं। तब यहाँ पर शहन आ जाता है और कहता है कि मैं यहीं पर अपने बिजनेस डिनर करने आया था और मुझे पता लगा कि अंकल आंटी आप लोग यहाँ पर हो, और मैनेजर ने मुझे बताया कि मेरी मॉम भी है। और फिर शहन यहाँ सूजी को देख कर कहता है कि कल रात क्या तुम अच्छे सोई थी। तभी उसकी बात सुनकर कजिन यहाँ पर कहने लगती है कि वैसे अब मुझे समझ आ गया है कि हस्बैंड वाइफ से बड़ा होना कितना अच्छा होता है। मुझे समझ आ रहा है कि मेरा ओल्ड हस्बैंड कितना अच्छा है। यहाँ पर यंगर हस्बैंड लोग देख लो कितने ज़्यादा नैरो माइंडेड और कंजूस होते हैं, और आजकल मैं ऐसे कपल देखती हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग लगते हैं। तो फिर इसका हस्बैंड यहाँ पर समझ जाता है कि वो शैन और सूजी के बारे में बात कर रही है, क्योंकि शैन सूजी से 2 साल छोटा है। वो तुरंत ही उसे चक्कर आता है कि तुम खाने पे फोकस करो। शैन इस बात से गुस्सा हो चुका होता है और अपनी उस कज़िन को बातें सुनाने लगता है कि वो बिल्कुल उसके हस्बैंड की एज की दिख रही है, तो फिर आखिर उसकी शादी उससे नहीं होगी तो किससे होगी। उस कज़िन का हस्बैंड यहाँ पर उसकी साइड लेता है कि अभी वो इमेच्योर है ना। शेन कहता है कि लेकिन तुम्हें मेरी वाइफ के सामने तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, क्या पता मेरी वाइफ को ये सुनने में अच्छा ना लगे, और मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई तो आखिर मैं दूसरी वाइफ कहाँ से ढूंढूंगा। तभी इतने में सूजी को फिर उसके फ़ोन पर कॉल आ रही होती है, तो शेन की मोम उसे इशारा करके बाहर जाने बोल देती है। तो सूजी बाहर कॉल पे बात करने जाती है और शेन भी फिर सभी से कहता है कि मैं भी चलता हूँ, तुम लोग अपना खाना एंजॉय करो। ये कहकर वो भी भाग जाता है। फिर डिनर के बाद यहाँ पर शन की मॉम सूजी से बाहर बात करने आती है और उसे कहती है कि मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली हूँ तो तुम ड्राइव करके मुझे घर छोड़ने चलो। सूजी मान जाती है और सोचती है कि वैसे मुझे भी घर से कुछ चीज़ें लेनी थी तो ठीक है। तभी दोनों जब जा रहे होते हैं तो शैन इन लोग को ही देख रहा होता है। फिर सूजी के साथ घर आने के बाद शैन की मॉम उसे कह रही होती है कि तुम्हारे हस्बैंड की अफेयर की रूमर पूरे शहर में फैल चुकी है और वाइफ होने के नाते तुमने अभी तक कोई एक्शन नहीं ली, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रही हो। सूजी कहती है कि अगर आपके कहने का मतलब है कि उस लड़की को जाकर मैं सबक सिखाऊं तो फिर मुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको है तो आप मुझे बता दो। तो शेन की मॉम कह देती है कि वाइफ होने के नाते जब तुम अपने हस्बैंड को नहीं कंट्रोल कर पा रही हो तो तुम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हारी केयर करेंगे। मुझे ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स सब मर चुके हैं और उनके जाने के बाद मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ट्रीट करी। तो सूजी कहने लगती है कि आपने अपने बेटे को बड़ा कर रही हो और आप जब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही तो मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, अगर मैं फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी तो आपका बुरा नहीं लगेगा। शेन की मॉम कहती है कि इससे पहले तो तुम मेरी सारी बातें सुना करती थी जब तुम्हारी बेटे के साथ शादी भी नहीं हुई थी। तो सूजी भी उन्हें कहने लग जाती है कि उन्होंने ही बार बार उसकी और शेन की शादी करवाने के लिए पीछे पड़ी थी, और उनका ये कहना था कि सूजी क्योंकि अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उससे शादी करके उनका भी काफ़ी नाम होगा, और उनका बेटा बहुत ही लकी है कि उसकी शादी सूजी से हो रही है। सूजी ये कहकर बोलने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पावर की वजह से मेरी शादी शेन के साथ नहीं करवाई, बल्कि इसका कुछ और ही रीज़न है, और लगता है इस बारे में मेरे फादर इन लॉ और शेन को भी नहीं पता है। तो शेन की मॉम इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि तुम हमारी फैमिली में दुश्मनी करवाना चाहती हो। तभी फिर जैसे ही शेन घर पे आता है तो मेड उसे बताने लगती है कि उसकी वाइफ घर पे आई हुई है और उसकी मॉम और वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो फिर वो अपनी मॉम के पास आकर पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ पर है, जो कि हेवन से आई हुई फेरी है कि कभी कभी लैंड करती है यहाँ पर। तो फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को एक चीज़ बोलती हूँ तो वो मुझसे उससे डबल चीज़ बोलती है, तुमने उसे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रखा है, वो मुझे कितनी बातें सुना रही है।
सूजी फिर शैन के रूम में से अपनी कुछ चीज़ें बॉक्स में भरवा के निकलवा रही होती है। तो शैन कहने लगता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मेरे रूम में से सामान निकाला जा रहा है। तब यहाँ पर मेड पूछने लगती है कि क्या मैं आप दोनों के लिए कुछ खाना बना दूँ। तो सूजी कहती है कि मुझे भूख नहीं है। शैन कहता है कि भूख नहीं है इसका ये मतलब है कि तुम बाहर से ही पेट भर के आई हो। शैन फिर उस बॉक्स में से सूजी की बुक्स निकाल कर पढ़ने लगता है और कहता है कि आखिर तुम तो टैलेंटेड जीनियस मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हारे आगे तो मैं कुछ हुई नहीं, इसलिए तो तुम मुझे डिसलाइक करती होंगी। सूजी कहती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं बोली। तो शैन कहता है कि हाँ तुमने बोली तो नहीं हो। सूजी कहती है कि मेरे एक्शन से भी मेरा वैसा मतलब नहीं था और मैंने कोई हमारे रिश्ते के बीच में क्रैक नहीं डाली हूँ। तो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये क्रैक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिर तो हम लोग कभी भी एक साथ कपल की तरह साथ तो रहते ही नहीं है। तुम बताओ कि क्या कभी हम दोनों साथ रहे हैं? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसी रूड रहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ ना। तुम तो बहुत ही जीनियस हो और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हो। सूजी कहती है कि ऐसा नहीं है। तो शिन कह रहा होता है कि हाँ हाँ इसमें भी तुम्हारे हस्बैंड की ही गलती है, मैं ही कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। सूजी कहती है कि अगर तुम्हें एलर्जी है तो जाओ मेडिसिन ले लो, और हाँ एक ही मेडिसिन खाना, कहीं पूरा डब्बा मत खा लेना। ठीक है तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी तो है नहीं चीटिंग करने के अलावा। ऐसा बोलकर वो अपना बैग लेकर आगे बढ़ जाती है। तो शेन शॉक होता है कि वो उसे चीटर बोलकर गई है। सूजी फिर अपने फ्रेंड जाओ के घर पे आ जाती है और यहाँ पर अपने बच्चों से मिलती है। जाओ उसे बताने लगता है कि आज वो उसके बच्चों को किंडरगार्टन में एडमिशन करवाने के लिए लेकर गया था और प्रिंसिपल ने खुद उसके दोनों बच्चों की इतनी तारीफें करी। ये बच्चे बहुत ज़्यादा ही पहले से एजुकेटेड है और इतने टैलेंटेड है। सूजी कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर जाओ कहता है कि क्या ही प्रॉब्लम आएगी, तुमने तो पहले से इन दोनों के बैकग्राउंड के फेक डॉक्यूमेंट बना दी थी, इसलिए सब अच्छे से हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपने बच्चों को स्कूल से पिक करके फिर घर ही लेके जा रही होती है। तभी रास्ते में सूजी को एक लड़की का कॉल आता है जो उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि वो असल में उसके हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ है। तो उसने उसे पहचानी कि नहीं। सूजी कहती है कि हाँ पहचानी। तो फिर वो बता रही होती है कि मैं तुम्हें अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करना चाहती थी, आज मेरे हस्बैंड और मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है और हमारा बेबी भी हुआ है। तो वो सूजी और उसके हस्बैंड शैन दोनों को ही इनवाइट कर रही होती है। तो सूजी कॉल पर कहती है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊँगी। फिर वो जैसे ही कॉल कट करती है तो दोनों बच्चे उससे कहने लग जाते हैं कि मम्मी आपको जाना चाहिए। बाव कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं सिस्टर का कार में ख्याल रख लूँगा। तो सूजी कहती है कि नहीं पहले मैं तुम लोग को घर लेके चलती हूँ। तो फिर बाव कह रहा होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली चल सकते हैं। शिन कहती है कि हाँ मॉम हम लोग कार में रह लेंगे। तो फिर सूजी दोनों से पूछती है कि क्या तुम लोग अपने डैड को देखना चाहते हो। तो फिर दोनों ही कहने लगते हैं कि हाँ मॉम हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो सूजी कहती है कि तुम लोग के लिए बहुत ही नॉर्मल है कि तुम लोग अपने डैड को देखने के लिए क्यूरियस हो रहे हो, तो मैं तुम लोग को रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि तुम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग का जो डैड है वो बहुत ही हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है और उसकी इन्वेस्टिगेटिंग करने की एबिलिटीज़ भी बहुत ही हाई है। तो बाव मान जाता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, हम लोग कार से बाहर नहीं निकलेंगे। तो सूजी फिर खुश होती है। इसके बाद फिर वो यहाँ शेन के फ्रेंड के घर पहुँच जाती है और फिर उसकी वाइफ से मिलती है और वो उसे अपने बच्चा देने लगती है। तो सूजी कहती है कि मैं बस अपना हाथ सैनिटाइज कर लूँ और फिर वो उसके बच्चे को उठाती है। तो फिर वो फ्रेंड सूजी की तारीफ़ करने लगती है कि तुम तो कितनी एक्सपर्ट हो, कि इतने अच्छे से तुमने बच्चे को उठा ली। सूजी कहती है कि शायद मैं पहले से ही टैलेंटेड मम्मी बनूंगी। तभी यहाँ पर शेन अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ये सब सुन रहा होता है। यहाँ पर शेन का फ्रेंड उसे मना रहा होता है कि आखिर हस्बैंड वाइफ में ऐसी दूरी थोड़ी ना रहती है, तुम ही कुछ इनिशिएटिव ले लो और अपनी वाइफ के साथ क्लोज हो जाओ थोड़ा। और उस फ्रेंड की वाइफ भी यहाँ पर सूजी को मना रही होती है कि उसे भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश करनी चाहिए और आखिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सा गुस्सा है जो ठीक से बात करके और अच्छे से नाइट स्पेंड करके ना ठीक किया जाए। वो कहती है कि अभी आयरन गर्म है तो मौका अच्छा है, इसका फ़ायदा उठा लो। सूजी साफ मना कर देती है। शैन फिर सूजी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे इग्नोर करके चले जाता है। फिर पार्टी के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो वो फ्रेंड और उसकी वाइफ इन लोग को छोड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। यहाँ पर शेन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि आखिर कौन कपल ऐसे अलग अलग कार में जाते हैं, तुझे नहीं लगता कि तुझे अपनी वाइफ को खुद घर पे ड्राइव करके लेके जाना चाहिए। तो सूजी सुन के डर जाती है कि उसकी कार में तो उसके बच्चे भी है तो वो कहीं देख ना ले। तभी यहाँ पर दोनों बच्चे जल्दी से छुप जाते हैं और शेन नहीं देख पाता है। फिर वो सूजी को सुनाते हुए अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि तुम्हें क्या हम दोनों के बीच में कोई प्यार दिख रहा है, तो फिर फालतू में हमें मनाने की कोशिश मत करो, हम साथ नहीं जाने वाले। तो फिर उसका फ्रेंड फिर अपसेट होकर घर में चला जाता है और उसकी वाइफ भी। तभी यहाँ पर शेन सूजी का नाम लेकर उसे रोकता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता
तो तुम थोड़ी ज़्यादा ही एरोगेंट हो। पहले मैं तुम्हें चेस करने में इसलिए लगा था क्योंकि फैमिली मुझे फोर्स कर रही थी कि हम दोनों का साथ होना चाहिए, और फिर मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है जो मुझे बदलना चाहिए, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड अच्छी एकेडमिक स्टूडेंट रही हो, तो मैं तुम्हारे बराबर करनी हूँ। लेकिन फिर तुमसे शादी करने के बाद अब जाकर मुझे एहसास हो चुका है कि तुम जैसे टॉप स्टूडेंट हमेशा बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। तुम्हारा वो जो बैकग्राउंड एजुकेशनल वाला फ़िल्टर था वो भी अब हट चुका है, वो भी उतना जल्दी जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि तुम अब्रॉड अपने उस फ्रेंड के साथ गई थी ना, जिसके साथ तुम शादी के बाद अफेयर चला रही थी। और हाँ, तुम उस वेडिंग हाउस में रह सकती हो, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि अब मेरा तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ बताओ, मैं घर क्यों नहीं जाना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे डर है कि तुम मेरे साथ फोर्सली नाइट ना स्पेंड कर लो। तो सूजी को ये सुनकर ही गुस्सा आ रही होती है, पर इस पर भी वो कुछ नहीं कहती, और शैनो से कहने लगता है कि वैसे तुम मुझे फॉलो करते हुए मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के घर तक कैसे पहुँच गई? क्या हुआ, तुम्हें वो शादी के बाद के 10 दिन बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे जो तुम मुझे भुला ही नहीं पाई और इसलिए आ गई? सूजी फिर तभी उसका मुंह बंद करने लगती है, पर वो फिर भी बोले जा रहा होता है। तभी दोनों बच्चे झाँक कर ये सब सुन रहे होते हैं और बाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। वो कहता है कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उन्हें मारने का मन कर रहा है। अगर मैं अपनी मॉम को ही ना प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा मेरा मैन होकर? तो शिन कहने लगती है कि भाई इतना ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो, लेकिन वैसे तो मुझे भी डैड को मारने का मन कर रहा है। तो ये कहता है कि लाओ मेरी बंदूक दो, मैं उन्हें सबक सिखा कर आता हूँ। तो ये कह रही होती है कि नहीं नहीं ब्रदर रुक जाओ, तुम बिल्कुल डैड की तरह ही दिखते हो तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। तो बाव कहता है कि फिक्र मत करो, मैं प्रिटेंड कर लूँगा कि मैं बस ऐसे ही कोई घूमने वाला बच्चा था। तभी फिर दोनों भागते हुए यहाँ पर शैन तक पहुँच जाते हैं और बाव से अपनी पानी वाली बंदूक से दिखाने लगता है। तो शैन फिर उसे उठा लेता है और कहता है कि बच्चे तुम मुझे परेशान करोगे। तो सूजी यहाँ पर शैन को डांटने लगती है कि इसे छोड़ो, और वो कैसे भी करके बाव को छुड़वा ही लेती है। और वो शैन के सामने आकर उन दोनों को यहाँ से जाने की इशारा कर रही होती है। तो शिन ये देखकर सोचने लगती है कि डैडी तो कितने ज़्यादा वीक है जो सिर्फ एक पानी वाली बंदूक से बचने के लिए मम्मी के पीछे छुप रहे। लगता है ग्रैंडमा ने यही वाली बात बोली थी कि ये इतने ज़्यादा वीक है। वो गुस्से में आकर फिर शैन को किक करती है और जल्दी से भाग जाती है बाव के साथ। फिर शैन सुई से कहने लगता है कि वाइफ तुम तो मुझसे कितना प्यार करती हो, देखो मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी, और लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है, तो ठीक है हम बच्चे कर सकते हैं, मैं रेडी हूँ। आखिर तुम इतनी अच्छी जीन्स वाली बंदी हो जिसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी टॉप की थी। एम्पर सूजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है कि क्या तुम थोड़ा तमीज से नहीं बात कर सकते हो, तुम्हारे मुंह से कोई ठीक वर्ड निकलते है कि नहीं? सूजी उसे कह देती है कि मुझे अब तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। तो शैन भी गुस्सा हो जाता है कि फिर मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और यहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे कहती है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं। शैन इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, तो सूजी फिर उसे कार में बैठने से रोक देती है और कहती है कि मैं कह रही हूँ कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, एक्चुअली तो हम दोनों को 4 साल पहले ले लेना चाहिए था। शेन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे भी मेरे लिए भी ये 4 साल बहुत ज़्यादा बेकार थे। तो बताओ तुम कुछ कहना नहीं चाहोगी? तो फिर वो कहने लगती है कि डिवोर्स के बाद जो प्रॉपर्टी डिवीजन है वो तो लॉ हैंडल करेगी, मुझे तुमसे कुछ खास नहीं चाहिए, बस जो तुमने मेरे नाम पे घर करे थे जो हॉस्पिटल के पास वाला है वो सिर्फ मैं ले लूँगी, और बाकी तुम्हारे फैमिली के घर पे जो मेरा कुछ सामान है वो मैं बाद में ले जाकर ले लूँगी। शेन कहता है कि डिवोर्स लेना ना तो ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कि मैं किसी और को कभी आग लगाने नहीं देता हूँ, अगर लगानी है तो मैं खुद लगाऊंगा। मुझे पता है तुमने अब्रॉड जाकर मेरे पीठ पीछे मुझे चीट करी हो और पता नहीं कितनों के साथ नाइट स्पेंड करी होंगी। तो सूजी भी फिर उसे झूठ कह देती है कि हाँ करी हूँ ना, और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैंने तुम्हें चीट करी हूँ। लगता है अब तो तुम खुश हो गए होंगे ना। वैसे भी मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बोली थी कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं लगते हो। और हाँ, तुम्हारी कज़िन ने बिल्कुल सही बोली थी कि ओल्डर जनरेशन के मुकाबले यंगर जनरेशन फीकी पड़ जाती है, इसलिए तुम मेरे आगे सेम वैसी हो, मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शेन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम आखिर इतना सब कुछ कैसे बोल रही थी? और हाँ, फिक्र मत करो, डिवोर्स के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर सूजी जाने लगती है, तो शेन कहता है कि और हाँ, दोबारा एल्डर्स के सामने मुझसे ऐसे झगड़ा मत करना। सूजी फिर जाने लगती है और शेन भी अपना गुस्से में कार में बैठकर चला जाता है। फिर रात में सूजी से उसके दोनों बच्चे बाव और शेन इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि मम्मी आपको आखिर डैडी में ऐसा पसंद क्या आया जो आपने उनसे शादी करी? सूजी कहती है कि ये आंसर करना तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है,
पाओ कहता है कि वैसे तो मैंने डैडी के बारे में ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ा हूँ कि वो बड़े हैंडसम हैं, तो बहुत सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। लेकिन मम्मी, आप कैसे उनसे प्यार करने लग गई? आप तो ऑलरेडी बहुत ही ग्रेट हो। तो सूजी यहाँ पर शेन की भी थोड़ी तारीफें कर देती है और कहती है कि चलो अच्छा आप सो जाओ, कल फिर स्कूल भी तो जाना है। और फिर सूजी इस बारे में सोच रही होती है कि कल उसे शेन की फैमिली के घर जाकर अपनी कुछ चीज़ें लेनी है। फिर वो यहाँ पहुँच जाती है और रूम में आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोज़ वगैरह लेकर निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शेन की मॉम अपनी सिस्टर और अपने नेफ्यू को घर में इंटर करवा रही होती है। असल में उन्होंने सूजी और अपनी लड़ाई के बारे में इन्हें बता दिए कि कैसे सूजी उनसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी, तो वो उन्हें हेल्प के लिए बुलाई हुई है। यहाँ पर जो शेन का कजिन है वो कहने लगता है कि आंटी, आखिर आपको सिस्टर इन लॉ को मारना चाहिए था ना, अगर वो मुंह से नहीं सुन रही तो। आपने तो जो जो मुझे बताया वो सुनकर ही मुझे लग रहा है कि वो कितनी बड़ी ग्रीन टी है। चलो अच्छा, अंदर चल के हम उससे मिलते हैं और मैं भी देखता हूँ कि ऐसे कैसे वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगी। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर जैसे ये लोग सूजी को देखते हैं तो आंटी तुरंत ही सूजी को बातें सुनाने लगती है कि अरे ये तो डॉक्टर सूजी है, तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी वाली बनती फिरती हो, लेकिन तुम्हारी गिरी हुई सोच तुम्हारी गरीबी से तो आती है ना। और वैसे तुम तो वो गोल्ड डिगर हो जो कि कोई काम की नहीं निकली। तुम्हारा हस्बैंड तो इतनी जल्दी तुमसे खेल कर थक गया और वो तुम्हें छोड़ने वाला है। तुम तो यूजलेस गोल्ड डिगर हो। वो अपनी बेटे से कहने लगती है कि तुम ध्यान से देख लो, कभी ऐसी लड़की से शादी मत कर लेना। ऐसी गरीब लड़कियां ना जब अचानक से एक अमीर फैमिली में शादी कर लेती है तो भी वो ज्यादा टिक नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें गरीबी की आदत जो है, इनके अंदर वो अमीर लड़की वाली एलिगेंस और अच्छी क्वालिटीज आ ही नहीं सकती है। सूजी इन लोग की बातों को इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर शेन का कजिन उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, तुम्हें क्या शादी करना समझ नहीं आता है कि अब तुम्हारी शादी एक अमीर बैकग्राउंड वाली फैमिली में हो गई है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना एरोगेंट होना बंद करना चाहिए और अपनी हस्बैंड की फैमिली से अच्छे से पेश आना चाहिए? सिस्टर इन लॉ, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कजिन को बता दूंगा ना तो वो घर आने के बाद तुम्हें मारेगा? फिर यहाँ पर आंटी भी कहने लगती है कि सच में मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आती है कि शेन को आखिर तुम में क्या दिखा। उसे हमने इतने सारी अच्छी अच्छी रिच फैमिली की लड़कियों का ऑप्शन दिए थे, पर पता नहीं उसने तुम्हें ही क्यों चुना। तो सूजी भी यहाँ पर इस आंटी की अच्छे से मजाक उड़ा देती है, ये बोलकर कि तुम अपने आप को क्या ही समझ रही हो, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन ने डॉग की तरह यूज़ करी है बस भौंकने के लिए, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बहुत वैल्यू दी जा रही है, तुम्हारी कोई पोजीशन ही नहीं है। तो फिर आंटी अपनी बेइज्जती सुनकर फिर सूजी को कहती है कि तुम इतना उड़ क्या रही हो, तुम्हें पता नहीं है शैन तो तुम्हें पसंद ही नहीं करता है, तुम उससे डिवोर्स ले भी लोगी तो उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर ये कजिन कहने लग जाता है कि सिस्टर इन लॉ, तुम्हारे तो दोनों मॉम डैड भी मर चुके हैं ना, तो तुम्हें लगता नहीं है कि डिवोर्स लेकर तुम्हारा कितना नुकसान है? तुम रियलिटी में क्यों नहीं आ जाती? क्या टेबल पे रखा हुआ फूड तुमसे हजम नहीं हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो जो यूनिवर्सिटी वाली डिग्री है जिसके लिए तुम इतना इतरा रही हो, उसकी कोई वैल्यू है? उसके आगे शैन की जो रिच बैकग्राउंड वाली वैल्यू है ना, वो ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि मुझे देख लो, बचपन से ही मेरा एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है, लेकिन देख लो मैं कहाँ पर लीडर हूँ। तभी शैन पीछे से सुन रहा होता है और वो अपने कजिन से पूछता है कि तुम कहाँ की लीडर हो, और फिर तुरंत ही अपने कजिन को वो किक कर देता है और अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि इसे और इसकी मॉम को यहाँ से निकालो। तो फिर कजिन कहने लगता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दिया, मुझे बताओ, मैं चेंज करता हूँ। तभी यहाँ पर आंटी शेन से कहने लग जाती है कि आखिर हान तुम्हारा कजिन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने बस इस ऑर्फन लड़की को बस थोड़ा कर्ज ही तो किया है, इसमें क्या हुआ? तो शेन कहता है कि आंटी आप ही मुझे बताओ कि आपकी फैमिली में कोई है जो एक हाई स्कूल का डिप्लोमा भी लेकर आ जाए? वो इस कजिन को बहुत सारी बातें सुनाता है कि वो किसी भी लायक का नहीं है, और उसे कह देता है कि अगर तुमने अभी मेरी बात से माफी नहीं मांगे तो फिर देखो मैं यहाँ से तुम्हें कैसे निकलवाता हूँ। तो फिर वो तुरंत ही नील डाउन होकर सूजी से माफी मांगने लगता है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम तुरंत ही उसकी साइड लेने लगती है और कहती है कि आखिर शैन तुम एक फैमिली मेंबर की साइड लेने के बजाय इस आउटसाइडर की साइड ले रहे हो और उसके लिए फेवरेटिज्म कर रहे हो। बताओ आखिर तुम्हारे कजिन की क्या गलती है? तुमने जैसे अभी उसे मारे हो, अगर उसका ब्रेन डैमेज हो गया तो फिर? तो शेन कहता है कि इसके अंदर ब्रेन भी है, इसके अंदर तो पैदा होते ही ब्रेन नहीं था। तो आंटी कहती है कि तुम्हारे वर्ड्स कितने ज़्यादा हार्श है। तो शेन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उल्टा ये बोलने वाला था कि गॉड ने इसे कचरे से बनाया। लेकिन फिर अगर मैं इस बारे में सोचूं तो साइंटिफिक रीजन के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, गॉड को तो इसके लिए ब्लेम किया ही नहीं जा सकता है। तो मैं समझ गया कि इसे ऐसा कचरा बनाने में आपकी गलती है, आप जैसी चुड़ैल ने इसे ऐसा बना दिए। तो आंटी अपनी बुराई सुनकर फिर यहाँ पर शैन की मोम से कहने लगती है कि सिस्टर देख लो ये क्या क्या बोल रहा है मुझे। तो शैन की मोम सूजी से कहती है कि तुम तो चुपचाप कैसे विक्टिम बनने का प्रिटेंड कर रही हो ना। तो सूजी कहती है कि क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं हूँ,
मेरे पास हर दिन इतना काम होता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अपने इमोशंस को ऐसे फालतू में वेस्ट करूँ। तभी आंटी शन से कहने लगती है कि लेकिन हाँ, मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं बोली हूँ। तुम कौन सा अपनी वाइफ से प्यार करते हो और तुम तो बस इसे एक ट्रैश की तरह समझते हो। मैंने तुम्हारी एल्डर होने के नाते इसमें कुछ बोल दी तो क्या हो गया। जब तुम खुद ही इसे कोई वैल्यू नहीं करते तो तुम्हें लगता है कि हम फैमिली इसकी कोई वैल्यू करेंगे। तो शन शॉक होकर कहने लगता है कि आप कह रही है कि मैं अपनी वाइफ का अब्यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आंटी कहती है कि तो क्या, अब एक्टिंग मत करो। जिस साल तुम्हारी और तुम्हारी इस वाइफ की शादी हुई थी तब तो देखो ये कितनी खुश थी और हेल्दी भी, लेकिन अब देख लो कितनी ज़्यादा सुधर चुकी है। तुम्हारी वजह से बेचारी का हार्ट ब्रेक की वजह से वेट लूज हो चुका है। शन कहता है कि वाइफ कुछ बोलो ना। तो फिर सूजी कहने लगती है कि जब हमारा हनीमून पीरियड था तो ऑफ कोर्स से मैं बहुत रेस्ट कर रही थी, तो उस टाइम पर मैं हेल्दी थी, लेकिन अब मैं रोज़ काम करती हूँ तो वेट लॉस तो हो गई ना। फिर शैन यहाँ अपनी तारीफ़ें करने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हस्बैंड हूँ जो 24 घंटे अपनी वाइफ की पूजा करता है, लेकिन वाइफ ही मेरी थोड़ी इनग्रेटिट्यूड वाली है। तब यहाँ पर शैन का कजिन तो डर के मारे सूजी से माफ़ी मांगे जा रहा होता है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज़ माफ़ कर दो, अगली बार से मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगा। तो यहाँ पर शैन गुस्से में फिर वापस अपने कजिन को किक करता है और उसे चिल्लाता है कि तुम आखिर कैसे माफ़ी मांग रहे हो, खुद बेचारा और वीक बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। तब यहाँ पर कजिन को आइडिया आता है कि चलो इन लोग का पीसफुल डिवोर्स हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। वो तुरंत ही सूजी को मनाने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आप तो कितनी प्यारी हो, आप तो खुद ही अकेली इतनी काफ़ी हो, आपको मेरे कजिन की क्या ज़रूरत है, आप तो उनके बिना ही कितनी खुश रहोगी। तो यहाँ पर फिर चैन को गुस्सा आती है और वो इसके सर पे मार के चिल्लाता है कि तुम्हारे मुंह से कुछ भी अच्छी बात नहीं निकलती है। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो यहाँ पर कजिन के साथ साथ उसकी मॉम भी उसकी फिक्र करते हुए चली जाती है। तो शैन की मॉम उसे चिल्लाने लगती है तो कि आज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, तुम तो इस लड़की से प्यार भी नहीं करते हो, और हाँ अगर प्यार करते भी होते तो तुम्हें पहले ये देखना चाहिए कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तुमसे ज़्यादा नज़दीक है, ना कि आउटसाइडर लड़की। और वैसे भी सिर्फ एक लड़की ही तो है, तो तुम्हें इसके लिए डिज़ायर रखना है तो बस एक बेसिक काइंड का रखना चाहिए, ना कि इतना कि तुम पूरे उसमें डूब जाओ। तो शेन कहता है कि मॉम आखिर आपके कहने का क्या मतलब है, सिर्फ बेसिक डिज़ायर, और आप भी तो एक लड़की है ना, तो आप ऐसा कैसे बोल सकती है। वैसे भी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ज़्यादा और कम में। और वो अपनी मॉम को यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सिखा देता है और कहता है कि अब आप जाओ यहाँ से। तो उसकी मॉम फिर चली जाती है। फिर सूजी इस बारे में शन से पूछती है कि डिवोर्स अग्रीमेंट का क्या हुआ, क्या तुमने लॉयर से बात करी। तो शन कहता है कि लगता है मेरी वाइफ को ज़्यादा जल्दी है मुझसे डिवोर्स लेने में। सूजी यहाँ पर उसे उसकी बकवास बंद करने का बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तो शन तुरंत ही उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मैंने सुना कि एक मैन और वुमेन के बीच में जब एक बार रिलेशनशिप हो जाता है तो फिर वो कई साल में भी भूला नहीं जा सकता। ऐसा बोलकर वो उसके नेक पर किस करने लगता है। तो सूजी उसके सामने आकर खड़ी होती है। शैन उससे पूछता है कि जब तुम अब्रॉड में किसी और मैन के साथ थी तो क्या तुम्हें थोड़े से भी मूवमेंट के लिए मेरी याद आई। तो सूजी यहाँ पर उसकी टाई पकड़ के उसे नज़दीक करती है और फिर उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम अपनी लोअर बॉडी खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देखो कितने पागल हो चुके हो तुम, इतने क्या अफेक्शनेट होने का प्रिटेंड कर रहे हो, तुम क्या एक डॉग हो जिसे देखते हो उसे चाटने लग जाते हो। और ये सब सुनाकर फिर सूजी तो चली जाती है। इतने में शैन का असिस्टेंट आया होता है और देखता है कि वो इतना गुस्से में गई है। तो यहाँ पर शैन उसे ऑर्डर देता है कि जाओ उसे सेफली घर तक छोड़कर आ जाओ। फिर असिस्टेंट बाहर आता है और सूजी से कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, मुझे शैन ने आपको घर तक छोड़ने बोला है, उन्हें आपकी फिक्र है कि उनके फैमिली के वो दोनों ट्रबल मेकर आंटी और उसका बेटा कहीं आपको दोबारा परेशान न करे। सूजी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि क्या सिस्टर इन लॉ आप शैन को एक और चांस नहीं दोगी। पर फिर वो खुद को ही मारता है कि आखिर मैं ये क्या बोल रहा हूँ। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आखिर वो प्रोफेशनली इतना अच्छा है कि तुम भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो उसकी साइड लेने से। और वैसे अब बात इस पर आई गई है तो ये तुम मुझे बता सकते हो कि उसके और लिन के बीच में चीज़ें कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो फिर वो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि आखिर शैन और उस लिन के बीच में कितना प्रोग्रेस हुआ कितना नहीं, मैं तो उस लिन से मिला भी नहीं हूँ। तो सूजी कहने लगती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में उसे अपना एग्जाम्पल की तरह तो सेट करो, लेकिन सिर्फ काम में, बाकी चीज़ों में उसकी तरह मत बनना, नहीं तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि आप तो कितनी अच्छी हो जो मेरा कितना अच्छा सोच रही हो, और मैं आपको उस शैन के पास वापस भेजना चाह रहा था। उसे एक सीक्रेट चीज़ बताता है कि असल में एक रात को शैन बहुत ही ड्रंक होकर घर आया था और उसके नेक पर किसी लड़की की किस के निशान थे, और मुझे पता था कि तब तो आप दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे, तो इसलिए वो कोई और ही थी।
सूजी उसे ये बताने के लिए थैंक्स बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शन अपनी ग्रैंड माँ के घर में होता है और ग्रैंड माँ सूजी को हॉस्पिटल में कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लो, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे और शन के बीच में क्या चल रहा है? क्या तुम लोग के बीच में फाइट हो गई है? एक्चुअली कल रात से शन यहीं पर ही आ गया है और वो कह रहा है कि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, वो यहीं पर ही रहेगा, लेकिन हम किसी और के डॉग को यहाँ पे नहीं रखेंगे। पर वो कह रहा है कि उसकी वाइफ ने उसे इमोशनल अब्यूज़ करके घर से निकाल दिए। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा आप उसे एक रस्सी से बांधकर झाड़ पे टांग दो। तो शैन ये सुनकर कहने लगता है कि देख लो ग्रैंडमा, कैसे ये अपने हस्बैंड को बस मारने के पीछे पड़ी हुई है। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अब अपना काम करने जा रही हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। फिर सूजी अपना काम से जब घर आई होती है तो शैन उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो सूजी फिर उसे अपने घर के अंदर ले लेती है। सूजी शैन को बैठकर बात करने बोलती है तो फिर शैन उससे कहता है कि क्या ही बात कर लूँगा, मैं तो तुम्हें फूल बना के आया हूँ। तभी सूजी फिर जल्दी से जाकर दरवाज़ा वापस से खोल देती है और उसे इशारा करती है कि अब बाहर जाओ। शैन उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे ऊपर से कितनी खुशबू आ रही है, क्या तुमने ये मुझे सेड्यूस करने की लगाई हो? तो सूजी बस उसे गुस्से में देख रही होती है। शैन कहता है कि वाइफ ऐसे मत देखो, इतना सेड्यूस करोगी तो फिर मैं वीक पड़ जाऊंगा। और फिर शैन तो यहाँ से बाहर जाने के बजाय उसके बेडरूम में चले जाता है और वहाँ पर बेबी वाला टॉवल देखकर कहता है कि ये क्या है। तो सूजी जल्दी से उसे ले लेती है और कहती है कि ये मुंह पोंछने के लिए, और वो रख देती है। शैन कहता है कि पहले मैं जब तुम्हें बेबी बोलता था तो तुमने मुझे मना करी थी, तो अब मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें बेबी बनना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं था, बल्कि तुम्हें मेरा बेबी नहीं बना था। सूजी फिर गुस्से में जाने लगती है तो शैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज रात में यहीं रुकूंगा। तो सूजी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो जाओ किसी और को ढूंढो। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है तो फिर देखो मैंने सोच लिया हूँ कि मैं वापस रिटर्न होना चाहता हूँ। सूजी यहाँ से जेन्यू करती है तो वो उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि वाइफ तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वाइफ सच कहूँ तो तुम्हें आखिर मेरे से ज़्यादा अच्छा हस्बैंड नहीं मिलने वाला है, और वैसे भी हम लोग तो ओल्ड मैरिड कपल है ना, तो वाइफ अब मान भी जाओ। सूजी उसे गुस्से में देखती है तो शैन यहाँ पर उसे फोर्सली किस करने लग जाता है तो वो सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाती है कि क्या तुम्हें मेरा पेन नहीं दिख रहा है? तो फिर वो कहता है कि तुम्हारा पेन तो मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हें मैं चाहिए हूँ, क्या तुम्हें कभी रिग्रेट हुआ मेरे साथ रहने के लिए? सूजी चिल्लाती है कि हाँ, तुमसे शादी करके मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट हो रहा है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर जाओ अपने एक्स के पास और जाओ उसे वापस डेट करो, और हाँ हो सके तो उसे मुझसे ज़रूर मिलवाना, मैं भी तो देखना चाहूँगा कि आखिर वो है कौन, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जैसे ही शैन घर से निकल रहा होता है तभी यहाँ पर सूजी का फ्रेंड जाओ आया होता है और वो जल्दी से दूर आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर पूछता है कि ब्रो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो शैन अपसेट होकर बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दी, और शैन उसका पूछता है कि तुम्हारा क्या हुआ? तो वो कहता है कि मेरा भी हाल सेम तुम्हारी तरह ही है, आजकल की लड़कियों को हैंडल करना कितना मुश्किल है। तभी इतने में शैन उसके रूम का नंबर देखकर पूछता है कि क्या तुम इस रूम नंबर 3204 में रहते हो? तो जाओ कहता है कि हाँ। तो शैन कहने लगता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर कोई ओल्ड डॉक्टर रहती है जो कि हमेशा सिंगल रहना चाहती है। तो जाओ कहने लगता है कि किसने कहा कि सिंगल लोग हमेशा सिंगल ही रहते हैं, उन्हें भी डबल होना पसंद है। बात सिर्फ लक की है कि बस राइट पर्सन मिल जाए फिर सब खत्म। शेन कहता है कि सही कह रहे हो, वैसे ये बताओ कि फीमेल डॉक्टर को डेट करना कैसा होता है? क्या वो हमेशा बिजी होती है और तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देती है कि नहीं? तो फिर जाओ कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्लाई देती है, क्योंकि अगर कोई इतना बिजी हो कि मैसेज का रिप्लाई ना दे तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। मेरी वाली तो अर्जेंट सिचुएशन में भी मुझे एम्बुलेंस का फ़ोटो सेंड कर देती है। शैन कहता है कि ठीक है फिर अपना ख्याल रखना, और वो यहाँ फिर लिफ्ट में आने के बाद अपने फ्रेंड को तुरंत ही इस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है कि वो सच में 3204 में रहता है कि नहीं, क्योंकि उसे पूरा शक हो गया कि वो सब झूठ बोल रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के साथ कोई अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने गई होती है, एंड तभी यहाँ पर लिन का ही रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू चल रहा होता है। तो सूजी की फ्रेंड नहीं चाह रही होती है कि वो उन लोग को देखे और अपसेट हो, पर सूजी देख लेती है और कहती है कि मैं कोई भागने वाली इंसान थोड़ी ना, मुझे बताओ कि फिर से क्या लिन और उस शैन की कोई न्यूज़ फैली हुई है। यहाँ पे रिपोर्टर उस लिन से उसके रूमर बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं, उसके रिलेशन के बारे में। तो लिन देख लेती है कि सूजी यहाँ बैठी है तो वो जानबूझ के उसके सुनाने के लिए रिपोर्टर से शैन की तारीफ़ें कर रही होती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए कितना कुछ करता है, और वो ये भी बताती है कि वो अपने बेबी को छुपाने वाली नहीं है, उसका और उसके बॉयफ्रेंड का बेबी होने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उनका रिलेशन अब आगे बढ़ेगा। सूजी की फ्रेंड को ये सुनते के साथ ही गुस्सा आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह देती है
कि इतना ज़्यादा उसे प्यार की निशानी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारा नाजायज़ बच्चा है। तो सूजी यहाँ पर उसे शांत करवाने लगती है, तो भी उसकी फ्रेंड को उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने फ्रेंड के साथ होता है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तूने क्या लिन का इंटरव्यू देखा जिसमें वो अपने लवर के बारे में बता रही थी। तो शैन कहता है कि मुझे उससे क्या, वो लवर रखे दुश्मन रखे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे लोगों की नज़रों में और तुम्हारी वाइफ की नज़रों में तुम ही उसके वो सीक्रेट लवर हो जिसके बारे में वो हमेशा बताती रहती है। शैन कहता है कि किसे ही फ़र्क पड़ता है। तो फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू अपनी वाइफ की कितनी ज़्यादा केयर करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी सुन और जा अपनी वाइफ के साथ ठीक से बैठ करके इस बारे में प्रॉपरली बात कर, इससे पहले कि ये चीज़ और मैसी हो जाए और फिर तुम दोनों के बीच का सब खराब हो जाए। शेन कहता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसके पास तो आप पहले से कोई मेल मिस्ट्रेस है और वो मुझे भूल चुकी है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या पता तू सब गलत सोच रहा है और तूने सब गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो भी यहाँ पर शेन को समझ नहीं आ रहा होता है। इतने में उसे लॉयर की कॉल आती है कि वो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं अब। फिर ये घर पहुँचता है और मेड ने एक फ्लावर पॉट में डाल दी होती है जिसे वो देखने लग जाता है। तभी सूजी पहुँच जाती है और कहती है कि मैं साइन करने आई हूँ। शेन कहता है कि ये फ्लावर्स याद है, हमारी शादी होने के बाद फेस्टिवल के टाइम पर मैंने तुम्हें ये फ्लावर्स पहली बार दिया था, और वैसे मैंने तुम्हें बोला था कि ये फ्लावर मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें सूट कर रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम इस फ्लावर की तरह इतनी नीट और क्लीन हो और तुम मेरे जैसे स्कमबैग के हाथ लग गई। सूजी उसे फिर से कहती है कि ये सब बकवास बंद करो, हम दोनों शांति से अलग हो सकते हैं। तो शेन कहता है कि तुम तो जानती हो मैं कैसा हूँ, तो मेरे मुंह से अच्छी बातें कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो, और वैसे भी तुम जाकर दूसरा भी ढूंढ लोगी ना तो वो बात करने में अच्छा होगा तो क्या हुआ, मेरी तरह ही स्कमबैग ही होगा। सूजी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम यही हो, और इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तुम मुझे जाने दे दो ताकि मैं तुमसे अच्छा बंदा ढूंढ लूँ। शेन कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ और मेरे जैसा मैन कहाँ ही अच्छा हो सकता है। तो सूजी अपनी वेडिंग नाइट के बारे में याद करके उसे कह देती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी शैनो से पूछता है कि क्या तुम सच में डिवोर्स के लिए सीरियस हो। तो सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारी साइन लेने के लिए आई हूँ, जल्दी साइन करो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, ये मैरिज अगर डिवोर्स में ही ख़त्म होने वाली है तो फिर हम दोनों को पहले बाकी मैथ भी तो कर देना चाहिए। तभी इतने में ग्रैंड माँ यहाँ पर आकर शैन को मारती है और कहती है कि तुम सच में कोई काम के नहीं हो, शादी के 5 साल हो गए और 5 साल के अंदर ही तुम लोग कितने साल तो एक दूसरे से इतना दूर थे और बस टोटल सिर्फ 6 ही महीने साथ रहे हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम दोनों अभी भी न्यूली पैड हो। शेन कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, मान लेते इसे मेरी गलती है। तो फिर उसकी ग्रैंडमा उसे मारती है और कहती है कि तुम्हारा ये क्या एटीट्यूड है, जब तुम्हारी गलती है तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, अपनी गलती मानो, तुम बिल्कुल अपनी ग्रैंडपा की तरह हरकत करो। तो फिर ग्रैंडपा बीच में बोलते हैं कि आखिर बच्चों के बीच मामले में तुम मुझे क्यों ला रही हो। तभी शेन की मॉम सुई से कहने लग जाती है कि आज फेस्टिवल वाला दिन है और सोच लो तुम ऐसे दिन भी यहाँ पर शेन के साथ झगड़े कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितनी गलत हो। मुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी है तो कम से कम ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को तो रिस्पेक्ट दे ही दो। सुजी शेन से कहती है कि तुम साइन करो। तो कहता है कि अच्छा, और उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है और कहता है कि मैं कंप्लीट फेलियर हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के पूर्वज से ही सीखा हूँ। तो ये सुनकर फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही गुस्सा हो रहे होते हैं और उसकी ग्रैंडपा फिर अपना बेल्ट निकाल कर उसे मारने वाले होते हैं। इतने में उसकी ग्रैंडमा पहले ही बीमार होकर बेहोश हो जाती है। तो ग्रैंडमा को जब होश आता है तो शैन और सूजी उनके पास ही बैठे होते हैं। शैन पूछता है कि ग्रैंडमा आखिर क्या हुआ था, मैंने बस डिवोर्स पेपर पढ़ा और आप इतनी ज़्यादा इमोशनल कैसे हो गई। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारी मुंह खोलते ही मुझे गुस्सा आती है। फिर ग्रैंडमा सूजी से कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और मैं तो तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ और मैं इस बंदे को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ जो कि तुम्हारे लायक कहीं नहीं है। तो शेन कहने लगता है कि ग्रैंडमा आपको पता नहीं है, आप इसके लिए जस्टिस करना चाह रही हो और उसके पास बाहर एक मेल मिस्ट्रेस है। और वो सूजी से पूछता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। तो ग्रैंडमा फिर उसे चिल्लाती है कि तुम अपनी ये आदत बंद करो। ग्रैंडमा फिर सूजी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर देती है और शेन से कह देती है कि तुम इसके लायक नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर सूजी कहती है कि अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी हॉस्पिटल में ज़रूरी काम है, और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शैन अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है, तभी इन लोगों को अपने किसी दूसरे फ्रेंड की कॉल आती है। वो बताता है कि अभी उसे अर्जेंटली एक हेल्प की ज़रूरत है। उसके बच्चे के टीचर ने उसके पेरेंट्स को स्कूल आने के लिए बोला है, लेकिन वो और उसकी वाइफ दोनों ही अभी बिजी है और कहीं अब्रॉड में गए हुए, और ग्रैंडमा कैसे जाएंगी, इसलिए तुम मेरी जगह जाओ और जाकर हैंडल करो। तो फिर ये फ्रेंड कहता है कि तूने तो बताया था कि तेरा बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ाई करता है, तो फिर टीचर ने क्यों बुलाया है। तो बताता है कि अरे उसके क्लास में 2 और बच्चे आ गए जो कि ट्विन्स हैं और वो दोनों तो उससे भी पढ़ाई में अच्छे हैं। मेरे बेटे की उनके साथ फाइट हो गई है, इसलिए टीचर ने दोनों के ही पेरेंट्स को बुलाया। तभी यहाँ पर ये फ्रेंड तो मना कर रहा होता है कि मैं तो अभी बिजी हूँ। तभी शैन मान जाता है कि मैं चला जाऊँगा। फिर हम देखते हैं स्कूल में
जब शैन यहाँ इस बच्चे के लिए पहुँचता है तो इसे देखकर बाहो और शेन तुरंत ही फिर जाओ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अंकल अब आप भी यहाँ पर पहुँचो, मेरे डैड आए हुए हैं, तो आपको भी हमारा डैड बन के अच्छे से प्रिटेंड करना है और हमें एम्बेरस मत करना। तो फिर जाओ कहता है कि मैं नहीं आ सकता, लास्ट टाइम तुम्हारी मॉम के घर के बाहर उस तुम्हारे डैड ने मुझे देख लिया था, तो मैं जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा। तो एक काम करो, तुम लोग अपना आ जाना और मैं बता दूँगा कि कोई पेरेंट्स नहीं आने वाला है तुम लोग को पिक करने। फिर यहाँ पे टीचर को कॉल आ जाती है और टीचर इस बारे में शेन को बता देती है कि बाकी दोनों बच्चों के पेरेंट्स नहीं आए तो इसलिए अब वो भी जा सकता है। तभी यहाँ पर ये बच्चा बाओ और शेन दोनों से पूछता है कि तुम लोग की मम्मी क्यों नहीं आई, वो तो बड़ी अमेजिंग है ना तुम लोग बोलते हो। तो फिर बाओ अपनी मम्मी की तारीफ करता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अभी तो वो काम में बिजी है और यहाँ पे नहीं आ पा रही है, तुम्हारे मॉम डैड की तरफ फ्री थोड़ी ना है। तो फिर ये बच्चा बाओ से उसके डैड के बारे में पूछने लगता है। तो बाओ कहता है कि मेरे डैड तो मर भी चुके हैं, मेरी मॉम बड़ी अमेजिंग है और डैड इस दुनिया में ही नहीं है। तो शैन फिर अपने इस फ्रेंड के बच्चे से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो शैन अपने फ्रेंड को उसके बच्चे के बारे में सब बता देता है और जैसे ही वो कॉल रखता है तो बाओ और शेन को देख कर कहने लगता है कि क्या तुम लोग को मैं घर छोड़ दूँ। तो शेन साफ मना कर देती है कि मुझे और मेरे भाई को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शैन यहाँ से फिर सूजी से मिलने उसके घर के बाहर पहुँचता है। जब वो डोर लॉक खोलने की कोशिश करता है तो पासवर्ड चेंज होता है, तो वो गुस्सा होता है कि इसने तो पासवर्ड ही चेंज कर दी। तभी यहाँ पर सूजी आई होती है और उसके साथ उसका कोई सीनियर भी आया होता है। शैन उसे देखकर जेलस होता है और तुरंत ही सूजी को पकड़ लेता है कि भाई चलो अंदर चलते हैं। और सूजी यहाँ पर उसे गुस्से में बातें सुना देती है और उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो अपने सीनियर को दे रही होती है, तो शैन गुस्से में चला जाता है और फिर ये सीनियर बाहर ही खड़ा होता है और सूजी उसे वो बुक ला कर दे देती है जो उसे चाहिए थी और फिर वो तो तुरंत ही चला जाता है। फिर स्कूल से निकलने के बाद बाओ और शेन सूजी को मैसेज कर देते हैं कि मम्मी हम लोग थोड़ा आसपास के एरिया में घूमने जा रहे हैं। और फिर ये लोग को फील होता है कि कोई इनको फॉलो कर रहा है, तो ये लोग छुप कर देख रहे होते हैं और यहाँ पर शेन अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उन लोग को देख रहा होता है और उसे डिस्कस करने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे बच्चे हो सकते हैं। तुम मुझे बताओ कि ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है कि एक औरत अपने हस्बैंड से अपने बच्चों को छुपा कर रखे। तो फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तेरा और उसका तो डिवोर्स हो रहा है ना, तो आखिर फिर इस बारे में क्या सोचने की ज़रूरत है, तो कैसे सोच सकता है। पर शैन को पूरा शक हो चुका होता है। फिर बाव और फिनिया घर पहुंचते हैं और सूजी के साथ काफ़ी बातें करते हैं। फिर शैन सूजी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और वो डायरेक्टली उसे इस बारे में कहने लगता है कि तुमने मुझसे छुपा कर मेरे दोनों बच्चों को रखी थी और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि वो कुछ भी बकवास कर रहे हैं। यहाँ पर शैन उसे फोर्सली पकड़कर उसका पेट दिखने की कोशिश करता है ताकि वो उसके ऑपरेशन का निशान देख सके और देखकर पहचान जाता है कि उसने सही गेस किया। फिर सूजी याद करने लग जाती है कि जब वो छोटी थी तो उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और फिर उसके बाद उसने अपने मॉम डैड का बदला लेने का डिसाइड कर ली थी। उसे पता लग गया था कि शैन के पेरेंट्स ने ही उसके मॉम डैड को मारे, इसलिए ही वो अपने बच्चों को लेकर चली गई थी और उनके बारे में उसे बताई भी नहीं थी क्योंकि उसे डर है कि जब वो उसके पेरेंट्स से बदला लेगी तो वो उसके बच्चों को कहीं छीन ना ले। सूजी शैन को अपना हाथ छोड़ने बोल रही होती है। वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर मैंने छोड़ा तो तुम फिर भाग जाओगी, फिर मैं क्या बहाना करके तुम्हें वापस अपने पास लेकर आ पाऊंगा। तो सूजी तुरंत ही उससे दूर होती है और शैन इसके लिए उसे सॉरी बोलता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो पूछता है कि चोट का निशान काय का है। वो कहता है कि देखो तुम बहाने मत बनाओ और मुझे सच बताओ। पर अब सूजी उसे कुछ भी कहती नहीं और चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शैन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से पिक करने जाता है। यहाँ पर दोनों साफ मना कर देते हैं कि अंकल हम आपके साथ नहीं जाएंगे। शैन कहता है कि अपनी मॉम को फिक्र में मत डालो और मेरे साथ चलो और हम लोग साथ में फिर लंच भी करेंगे। तो ये दोनों फिर उसके साथ रेस्टोरेंट आ जाते हैं और उसे अंकल कह रहे होते हैं। तो शैन कहता है कि मुझे डैड बोलो। फिर दोनों ही उसे पूछ रहे होते हैं कि उन्हें उसने पहचाना कैसे। तो फिर वो बताता है कि वो सेम टू सेम उसकी तरह दिख रहे हैं जैसे वो बचपन में था। ये लोग डायरेक्टली पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, हमें डायरेक्टली बोलो। तो फिर वो कहता है कि तुम लोगों को अब मेरी सुननी चाहिए, मैं जैसा बोलूँगा वैसा करो तभी हमारी फैमिली कंप्लीट हो पाएगी। तो ये लोग कहते हैं कि हम आपकी बात क्यों सुने, क्या आपने हमें खरीदे हो, हम तो आपको अपना डैड नहीं मानने वाले। शेन कहता है कि वैसे तो मैं कोर्ट से बात करके तुम दोनों की कस्टडी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करूँगा, तो तुम ही लोग बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर लोग काफ़ी सोचने के बाद कहते हैं कि हमें इस बारे में सोचने के लिए और टाइम चाहिए। शेन कहता है कि ठीक है, फिर अपना नंबर मुझे दे दो ताकि मैं तुम लोगों को कांटेक्ट कर सकूं। तो दोनों ही फिर बहाने करने लगते हैं और फिर शैन से डर के वो लोग अपना नंबर उसे दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन ने यहाँ पर सूजी को बात करने के लिए बुलाया होता है। सूजी और वो फिर से बहुत आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं और सूजी उसे कह देती है कि उसके और लिन के बारे में उसे सब पता है। तो ये कहता है कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ।
वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि वो उस लिन के बारे में पता करे और उसे सबक सिखाए। लिन तो शेन के मॉम के घर पे पहुंचकर उन्हें रोते धोते हुए सब बता रही होती है कि शेन ने आखिर उस सूजी की वजह से उसका करियर ख़राब करने की कोशिश करी है। तब यहाँ पर सूजी और शेन दोनों पहुंच जाते हैं और यहाँ पर शेन लिन को चिल्लाता है और उसे क्लियरली सब एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि उसने क्या उसके ऊपर सब झूठा इल्ज़ाम लगा दिए, वो कोई उसकी सीक्रेट लवर नहीं है और उसने क्या क्या प्रिटेंड करके रखी है। तो फिर यहाँ शेन के डर के मारे उसे सब बताना पड़ता है कि वो सब झूठा अफेयर का रूमर का नाटक बनाती थी और उसने ही एक बार उसे ड्रिंक दे दी थी और उसके नेक पर किस करने की कोशिश करी थी, पर तभी उसने उसे दूर कर दिया था। पर रिपोर्टर से उसने फोटोग्राफ खिंचवा चुकी थी उन लोग की रूमर बनाने के लिए। लिन सुई से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ शेन को बोल दो कि मेरा फ्यूचर वो बर्बाद ना करे और तुम मुझे माफ़ कर दो। तो सूजी यहाँ पर नहीं मानती है और शेन उसे अपने साथ फिर लेकर जाने लगता है। तो लिन गुस्से में फिर उसके ऊपर गर्म पानी फेंक रही होती है। तभी शेन सूजी को बचाने के लिए सामने आ जाता है और उसके हाथ जल जाते हैं। फिर उसके बाद शेन की पट्टी हो जाती है और सूजी यहाँ पर उसके क्या कर रही होती है, पर फिर जाने लगती है। तो शेन कहता है कि तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो, तो भी वो चली जाती है। इसके बाद शेन अपने बच्चों का ख्याल रखने और सूजी को मनाने की चीज़ में लग जाता है, उसे वापस से परस्यू करने में। और फिर हम देखते हैं कि शेन की मॉम और सूजी के बीच में ये वाली बात हो जाती है कि सूजी को पता है कि उन्हीं ने ही उसके पेरेंट्स को मारी है। तो शेन की मॉम तो उसे सीक्रेटली मरवाने की कोशिश करती है अपने गुंडे भेजकर, पर तभी यहाँ पर टाइम पर शेन आ जाता है और वो सूजी को बचा लेता है। फिर जब वो उसके साथ घर पे आता है तो उसे पता लगता है कि सूजी का कोई पुराना फ्रेंड भी यहाँ पर घर पे आया हुआ है, जो कि असल में सूजी को पसंद करता है। तो इस बात से फिर शेन को जेलसी हो रही होती है और वो गुस्सा होकर जब यहाँ से जा रहा होता है तभी इतने में उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। तो जल्दी से बा और शेन उसकी केयर करने पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जब यहाँ पर शेन को होश आता है तो वो देखता है कि सूजी यहाँ पर उसके लिए हॉस्पिटल में होती है। शेन सूजी को मनाने लगता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन की मॉम यहाँ सभी लोगों के साथ कोई पार्टी कर रही होती है और तभी सूजी ने यहाँ पर सारा इंतजाम कर रखी होती है। वो पुलिस को भी बुला लेती है उसकी मॉम को अरेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि अब सारे एविडेंस उसके हाथ लग गए। और फिर पुलिस सूजी के मॉम डैड को मारने के जुर्म में शेन की मॉम को अरेस्ट करने पहुँच जाती है। शेन भी अभी यहाँ पर पहुँचता है और ये सब जानने के बाद शौक होता है और वो सूजी का ही साथ देने लगता है और कहता है कि मॉम अगर आपने ये सब किया है और ये सब के दम पर आज मेरे पास ये सब कुछ है तो मुझे ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए। और वो पुलिस से कहता है कि आप इन्हें लेकर जाओ, इन्हें इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस फिर लेकर चली जाती है और यहाँ पर उसके डैड ये देखने के बाद शॉक में चले जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, जिनके बाद फिर उनका ऑपरेशन होता है और डॉक्टर बताता है कि उसके डैड नहीं बचे और उन्होंने उसके लिए एक लेटर छोड़ कर गए। डैड ने सब लिख कर गए होते हैं कि उन्हें अपनी वाइफ के बारे में सब पता था कि कैसे उन्होंने सूजी के मॉम डैड को मरवाई थी बस उनसे कंपनी का प्रोजेक्ट छीन कर सक्सेस होने के लिए, और उन्हें आज भी इस गलती का एहसास है। और वो कह देते हैं कि मेरे बदले में तुम भी सूजी को सॉरी बोल देना। और फिर ये पढ़कर तो शेन यहीं पर ही रोने लग जाता है और सूजी भी यहीं पर ही खड़ी होती है। फिर इसके बाद सूजी अपने बच्चों के साथ अपने घर पे जा रही होती है। तभी शेन यहाँ पर उन लोग के लिए केक लेकर पहुँच जाता है और वो सूजी को मनाने लगता है कि वो उसे एक और चांस दे, वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और उसके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहता है। तो सूजी फिर उसे एक चांस देने के लिए मान जाती है और आगे बढ़ते हुए उसे कहती है कि रुके क्या हो, चलो घर पे चलो। तो शेन बहुत ही खुश होता है और जल्दी से जाकर अपने बच्चों को उठाता है और उन लोग के साथ जाता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।